देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो मॉस्को से विक्ट्री डे परेड की ये अद्भुत लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये परेड क्रेमलिन से रेड स्क्वायर तक चल रही है, यानी ये क्रेमलिन से रेड स्क्वायर तक का ये जो पूरा एरिया है, इसी में विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाएगा और इसकी औपचारिक शुरुआत अब हो रही है विक्ट्री डे परेड की। अगर आप लॉन्ग शॉट देखेंगे तो उसमें सेंट बासिल कैथेड्रल जो है वो साफ नजर आ रहा है। मॉस्को की मशहूर इमारत के तौर पर इसे जाना जाता है। 14,000 रूसी सैनिक तमाम तरह के हथियारों के साथ इस परेड में शामिल हो रहे हैं और इस परेड की शुरुआत अब हो चुकी है। तो दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर रूस की ये विक्ट्री परेड आयोजित की जा रही है।
रूस और रूस के जितने भी मित्र देश हैं उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए हर साल इस परेड का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार मौका बहुत खास है क्योंकि नाजी जर्मनी पर विजय की 75वीं वर्षगांठ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मॉस्को में विक्ट्री डे परेड शुरू हो चुकी है। Для встречи слева! На краю! Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал армии Салюков. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! रेड स्क्वायर पर रशियन सैनिकों की कदमताल आप इस वक्त देख रहे हैं। विक्ट्री डे परेड शुरू हो चुकी है और ख़ास बात यह है कि आज मॉस्को में ये जो परेड हो रही है इसमें भारत की सेनाओं के तीनों अंगों के 75 सैनिकों के कंटिजेंट को भी भेजा गया है, जिसकी अगुवाई एक कर्नल रैंक के ऑफिसर कर रहे हैं। और जाहिर है पूरा जो भारतीय दल है उसके अगुवा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो हैं ही। उन्हीं की अगुवाई में ये पूरा दल विक्ट्री डे परेड का हिस्सा बन रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और बहुत सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अब मैं आपके पास आऊँगा। गुरमीत जी, बहुत ही शानदार तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं मॉस्को से। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं कि इस विक्ट्री डे परेड की अहमियत क्या है। और जिस बात की जानकारी थोड़ी देर पहले मैं दर्शकों को दे रहा था कि 75 सैनिकों का भारतीय कंटिजेंट जो है वो भी इस परेड का हिस्सा है, जिसकी अगुवाई एक कर्नल रैंक के ऑफिसर कर रहे हैं। किस तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं, किस तरह से इस परेड में, विक्ट्री डे परेड में हिंदुस्तान के जवान हिस्सा लेते हैं, उस बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। तो आपने कहा हम सब देख रहे हैं कि किस भव्य तरीके से ये परेड की जा रही है। इस परेड के अंदर में 14,000 वेटरन्स हैं जिन्होंने जो विक्ट्री डे का एक लुत्फ ले रहे हैं। क्या रंगो रंग है, क्या ड्रिल परेड कर रहे हैं, क्या अनुशासन है और क्या नशा है। ये तो उनको अपने राष्ट्र के लिए प्रेम है, एकदम उभरता है। और इसको देख के तो किसी भी दर्शक का एकदम खून बन जाएगा। ये जो धुन होती है, ये जो मार्शल ट्यून होती है, इनको सुनकर हर व्यक्ति बोला है कि आज के दिन 75वां विक्ट्री डे। और विक्ट्री जो शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। जब आप भारत की तरफ देखते हैं तो 1971 की विक्ट्री एकदम दिमाग में आ जाती है। 15 जून 2020 की विक्ट्री एकदम जहन के अंदर में आ जाती है। इनफैक्ट हमारे जो उसके अंदर में आज उनका 75वां विक्ट्री डे है और हमने अपनी भारतीय सेना के 75 जवानों को वहां पूर्ण रूप से राष्ट्र के प्यार के रूप में भेजा है।
कितनी बॉन्ड है बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं गुरमीत सिंह साहब। थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम नजर आ रही है, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। साथ ही साथ तस्वीरें इस वक्त मॉस्को से आप लाइव देख सकते हैं विक्ट्री डे परेड की। इस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और परेड की शानदार तस्वीरें हमारे सामने हैं। चीन के जो रक्षा मंत्री हैं जनरल वेई फेंगही, वो इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं चीन की तरफ से। और जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 75 हिंदुस्तानी सैनिकों का कंटिजेंट भेजा गया है इस परेड में शामिल होने के लिए, उसी तरह से चीन के 105 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल भी रक्षा मंत्री फेंगही, जो चीन के रक्षा मंत्री हैं, उनकी अगुवाई में वहां पर पहुंचा हुआ है। और तीनों देशों की सेनाएं मिलकर इस विक्ट्री परेड डे का आयोजन कर रही हैं। तीनों ही मुल्कों की सेनाएं इस विक्ट्री डे परेड का हिस्सा हैं। हालांकि यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई है, क्योंकि चीन की तरफ से यह मैसेज दिया गया था, यह अनुरोध किया गया था कि मॉस्को में जो डेलीगेशन है हिंदुस्तान का और चीन का, वो आपस में मिले, मुलाकात हो, बातचीत हो। लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान की तरफ से यह बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि ना तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगही के बीच कोई मुलाकात होगी और ना ही सैन्य अधिकारी जो हैं वो भी आपस में मिलेंगे। मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दयाल साहब, औपचारिक तौर पर कोई मुलाकात तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अनौपचारिक जो मुलाकात हैं उसके जरिए क्या कुछ बातचीत हो सकती है, या इस तरह के मौकों पर इसकी कोई गुंजाइश रहती है क्या? देखिए, ये एक सेरेमोनियल परेड है और एक सेरेमोनियल ओकेजन है। भारत और रशिया की जो बायलेटरल ट्रीटीज हैं, बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, उसके तहत दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स का एक एनुअल मीटिंग होती है। हमारी लगातार इस तरह से चलती रहती है, लेकिन ये प्योरली एक सेरेमोनियल ओकेजन है और भारत और चीन दोनों उसमें सेरेमोनियल उस पे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं और दोनों अपना बिजनेस भी एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि ये हो सकता है हमारा समर में, मुझे अब याद नहीं है कि इस समर में हमें मॉस्को में जाना था या मॉस्को डिफेंस मिनिस्टर को यहाँ आना था। एनुअल एक्सचेंज है बिटवीन द टू डिफेंस मिनिस्टर्स। तो ऐसे दौरान में प्लेजेंट्रीज जो है, फॉर्मल मीटिंग्स नहीं हो सकती, पर मैं जिस तरह से राजनाथ जी एक बहुत स्टेट्समैन लाइक पॉलिटिशियन है, वो एक बहुत सुधरे हुए, बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, एक बहुत ही जिम्मेवार, एक अपना वो कद और उसके हिसाब से चलते हैं। मैं नहीं समझता वो किसी किस्म से ऐसे फॉर्म में कभी भी कोई ऐसी वो करेंगे। और अगर चाइनीज प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करेंगे तो वो मैं समझता हूँ वो अच्छी तरह प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करेंगे, बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो कोई वो है। हमारा और चीन का आंकड़ा LAC पर है। फैसला हमारे और चीन के बीच में होगा। जवाब भारत देगा। भारत के बिहाफ पर रशिया जवाब नहीं देगा, भारत के बिहाफ पर अमेरिका जवाब नहीं देगा। चाइना की तो अगर चाइना के साथ हमें अगली पुश्त को नहीं उलझाना, मैं बार बार कहता हूं, अगर चाइना और पाकिस्तान के साथ हमें अगली पीढ़ी को यह दर्द नहीं देना, तो हमें इसका रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। हमें अपनी मजबूती इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हम फ्रंट फुट में हैं। मैं समझता हूं हम डिले कर रहे हैं और ये जो बातचीत कर रहा है चाइना ज्यादा इसको डिले टैक्टिक्स की तरह यूज कर रहा होगा। हमने उसका एक 15-16 की रात को उसको एक झटका दिया है। मैं समझता हूं उस सक्सेस को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। चारों तरफ जैसे हमने अभी उस पूरे LC पर जिस तरह से हमने दबाव बना रखा है, LC पर जैसे बिल्डअप किया है, जैसे तीनों सर्विसेज ने चारों तरफ बिल्डअप किया है, उसको हमें एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। तो वहां प्रेजेंटरीज एक्सचेंज हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गेस्चरिंग और पोस्टरिंग और ये अपने आप में काफी कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस में कन्वे करती है, वो मैं समझता हूं भारतीय दल जरूर कन्वे करेगा, जैसे पूरा भारत कर रहा है। आज भारतीय सेना ही नहीं, सिर्फ पूरा भारत चाइना को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भेज रहा है। अगर साहब हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में हाहाकार मच रखी है, चाइनीज चीजों का बहिष्कार हो रहा है जगह जगह पे, अगर आप बहिष्कार कर रहे हो, उनकी कंपनीज का बहिष्कार करो। मैं कहता हूं उनकी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको एग्जीक्यूट मत होने दो, जो जहां जिसको किराए पे भी दे रखा है उसको निकाल दो। तो चाइना में बहुत स्ट्रांग मैसेज आता है ना। भारत की नेशनल पावर के लिए, भारत की जो नेशनल पावर है, डेमोक्रेटिक पावर है, उसको यूज कीजिए। इंटरनेशनल फोरम्स पे मैं समझता हूं जो इस तरह से विक्ट्री डे है, सेलिब्रेशन का डे है,
जिस तरह से राजनाथ जी का भी अपना भी डेमिनर है, उसमें मैं समझता हूँ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो सकते हैं, होंगे मेरे ख्याल में। और वहाँ कई शाम तक कई फंक्शंस होते हैं, तो एट होम जो प्रेसिडेंट एट होम है उसमें अगर इसके एक्सचेंज होते हैं प्लेजेंट्रीज, तो मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई हमें उस पर कोई ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। मेजर जनरल एजेपी जैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैनी साहब, और इसी में मैं एक बात जोड़ देता हूं, रूस के फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान, हालिया घटनाक्रम जिस तरह से सामने आया, एलएसी पर हिंदुस्तान और चीन के बीच जो तनाव नजर आया, उसके बाद उनका बहुत ही संभला हुआ सधा हुआ स्टेटमेंट आता है कि मुझे नहीं लगता कि भारत और चीन को बाहर से कोई मदद चाहिए, उन्हें बाहर से किसी मदद की आवश्यकता है, खासकर जब मामला देश के मुद्दों से जुड़ा हुआ हो तो वो उन्हें अपने दम पर हल करने की कुव्वत रखते हैं। इस बयान का अब क्या मतलब निकाला जाए? चीन से जो हमारा तनाव चल रहा है उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को ही करना होगा, और रशिया से उस मामले में कम से कम हम उम्मीद नहीं रख सकते। मैं तो इस मायने से देखता हूं साबिर कि ये जो चीन के मंत्री ने दिया बयान, ये बहुत सुलझा हुआ, बहुत ही सही और बहुत ही डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनली करेक्ट जवाब उन्होंने दिया है। इससे 3-4 चीजें जाहिर होती है। पहली बात जी कि रशिया को इतना भरोसा है, इतना उनको तसल्ली है भारत की ताकत में, भारत की क्षमता में, कि हम चीन से अपना जो मसला है वो भारत खुद सॉल्व कर लेगा। दूसरा, उनको एक मैसेज चीन को दिया है, चीन को दिया है उन्होंने मैसेज, दोनों कम्युनिस्ट देश हैं, मान के चलिए। अब चीन समझता है कि रशिया हमारा दोस्त है, तो इस मैसेज से चीन को भी एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है कि देखो ऐसे गैर करतूते नामे कामों में हम आपका साथ नहीं देंगे। एक किस्म से रशिया ने यह बोला है चीन को कि भाग जाओ, हम आपका साथ नहीं देंगे। चीन और भारत अपना आपस में सॉल्व करने का वो है। तीसरा, कि जो हमारी पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और हमारी चीन के प्रति पॉलिसी है, वो रशिया एक्सेप्ट करता है। ये हमको मानना चाहिए कि हम अपने सॉल्यूशंस को, हमने बड़े बड़े फोरम्स में बोला है, यूएन में बोला है कि हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे। तो रशिया को मालूम है कि अगर वो हस्तक्षेप का पहल भी करेगा तो हम उसको नामंजूर करेंगे, जैसे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का जो इनिशिएटिव है वो हमने नामंजूर किया। तो 3 बड़ी चीजें हैं। एक, जो चीन को मैसेज जाता है, रशिया कहता है हम तुम्हारे इस मसले में हम तुम्हारे साथ नहीं है। दूसरा, कि वो भारत की क्षमता को मानता है, भारत की क्षमता पे उसको गरूर है, भारत की क्षमता पे उसको विश्वास है कि हम अपना सोल्यूशन खुद ढूंढ लेंगे। और तीसरा ये है कि उसको हमारी पॉलिसी एक्सेप्ट करता है कि हम बायलैटरली इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं वो रशिया के मंत्री जी के जो भाषण है, उनका जो ओपिनियन है, उसको सल्यूट करता हूं एज ए इंडियन सोल्जर, कि उन्होंने पूरा हमारा साथ दिया है इस मामले में। साबिर बिल्कुल। गुरमीत सिंह साहब, इसके अलावा आप क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जो है उसका पैगाम दे चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन जहां तक रक्षा ज़रूरतों का सवाल है तो हम सब ये जानते हैं कि रक्षा ज़रूरतों के लिए भारत अभी भी दुनिया के दूसरे जो मुल्क हैं उन पर निर्भर है। रूस के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम बहुत बड़े आयातक देश हैं हथियारों के। इसके अलावा हम इजराइल से भी हथियारों का आयात करते हैं, अमेरिका से भी करते हैं। ऐसे वक्त में आपको क्या ये बात मुमकिन नजर आती है कि हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे हथियारों के मामले में भी? इसका मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें एम्बियंस के साथ देख लेते हैं।
Батальйонна! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! Вот! На плечо! Равнение направо! शगम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी के खिलाफ जो शानदार जीत हासिल की गई थी, आज उसी की उस जीत का सेलिब्रेशन इस वक्त आप लाइव देख सकते हैं। मॉस्को से रेड स्क्वायर पर कदम ताल करते हुए सैनिक नजर आ रहे हैं। 75 सैनिकों का कंटिजेंट हिंदुस्तान की तरफ से भेजा गया है, जिसकी अगुवाई खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो सवाल गुरमीत सिंह साहब मैंने आपसे पूछा था, अगर आप उसका जवाब दे सकें हथियारों के मामले में, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का हथियार आयातक देश है। समीर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, अभी जो भारत की स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है और जो निर्णय लिया है, उसके अंदर में मेक इन इंडिया, डिफेंस सेक्टर, सेल्फ रिलायंस और लोकल, ये तीन शब्द बहुत ही बड़े हैं। इनफैक्ट पिछले 5-6 साल से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि मेक इन इंडिया ही होगा। लेकिन कुछ एक क्षेत्र हैं जिनके ऊपर में अभी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भारत ने अभी निश्चय कर लिया है, ये गलती समझ ली है कि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बाहर किसी पर निर्भर नहीं हो सकते। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं गंभीरता से सोचता हूं तो खराब भी लगता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला है मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर, जब हमारे भारत ने कहा है कि एमएसएमई को बढ़ाया जाएगा, जब हमारे भारत ने बोला है कि एफडीआई का जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा, ये सब जो पॉइंट है कि इसी के लिए किए जा सकते हैं। हमारा जो देश है, हमारी जो जितना हमारा लेवल है, उसमें हम किसी के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। मैं तो ये एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पीएसयूज हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इन्होंने जो भी इस चीज में काम नहीं किया है, जो भी ऑब्स्टिकल रहे हैं, इन सबको पीछे हटाना चाहिए। ये जो एमएसएमई है, ये जो हर एक भारतीय ने एक अपने हाथ में एक चैलेंज पकड़ लिया है कि हम भी मैन्युफैक्चर करेंगे। देखिए, ये कोविड के टाइम के ऊपर में जो हम चैलेंजेस देख रहे हैं, अभी जो रीसेटिंग होगी मैन्युफैक्चरिंग हब की, जो सप्लाई चेन चेंज होंगे और एक जो पूरे विश्व का एक डीकपलिंग का एक एनवायरमेंट चल रहा है, इसके अंदर में जो रीसेटिंग होगी, उसमें अवश्य मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। और हर एक भारतीय की ये जिम्मेवारी है कि आपकी जो स्किल है, अगर आप राष्ट्र को प्यार करते हैं, आपके अंदर पैट्रियटिज्म है, तो आप किस प्रकार मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर सप्लाई चेन के साथ में जुड़े। क्योंकि देखिए, आज जो आप इतनी सुंदर परेड देख रहे हैं, ये विक्ट्री को लेकर ही है। हमको हर बात अपना देश का जय हिंद विक्ट्री 1971 की जो विक्ट्री थी और जो 15 जून 2020 की जो रात थी, उसने जो विक्ट्री दिया है, उसने जो स्ट्रेंथ दिया है, उसको नजर रख के हमें निश्चय लेना चाहिए कि हर एक चीज हमारे यहाँ पर ही बननी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा गुरमीत सिंह साहब, इसकी हम उम्मीद जरूर करते हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें ये तथ्य भी हमें स्वीकारना होगा कि भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा हथियार आयातक देश माना जाता है, क्योंकि रशिया से हम बहुत ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। इसके अलावा इजराइल हो या फिर अमेरिका, इन जगहों से अभी हम हथियार की खरीद कर रहे हैं। बहरहाल, विक्ट्री डे परेड की ये बहुत ही शानदार तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर मॉस्को से आप लाइव देख रहे हैं। दीपक शरण हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं मॉस्को से।
उनके पास आपको सीधी ले चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक शरण, मॉस्को से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक शरण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट पुतिन का संबोधन हमने सुना, अगर आप बता पाएं कि उनके संबोधन में आज क्या खास रहा? आज देखिए साहब, जो हमारा भारत का जो रिश्ता है रशिया के साथ में, वो बहुत ही पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है, जो कि एक टाइम टेस्टेड रिश्ता है। तो पुतिन साहब ने अभी तो बेसिकली उन्होंने जो बताया, तो दैट इज मोर प्राइमरली कि भाई इन दिस सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन में कैसे करना है, और वी हैव द होल वर्ल्ड हैज टू फाइट टुगेदर विद इट, ठीक है। और आपने जो प्रदर्शन देखा, जो शस्त्र का जो प्रदर्शन देखा, तो बहुत ही बढ़िया है। और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि हम लोग रशिया के साथ में हमारा कितना अच्छा डिफेंस एग्रीमेंट है, उसके तहत अब S-400 आने पे हम लोगों को काफ़ी उससे विल बी एंटी मिसाइल सिस्टम में बहुत ही बड़ी बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये, अगर ये तमाम हथियार जो हैं वो जल्द से जल्द हिंदुस्तान पहुंचे, और इसकी उम्मीद भी हिंदुस्तान कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं दीपक शरण जी, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप क्या जानकारी और दे सकते हैं, क्योंकि ये हम सबको पता है कि हिंदुस्तान की सेना के तीनों अंगों के 75 सैनिकों का जो कंटिजेंट है वो इस विक्ट्री डे परेड में शामिल हो रहा है। हिंदुस्तानी सैनिक हमें कब नजर आ सकते हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त कहां पर बैठे हैं, और खास तौर पर चीन के जो रक्षा मंत्री हैं, जिनसे कोई मुलाकात तो नहीं होनी है, लेकिन जब दोनों रक्षा मंत्री दोनों देशों के आए वहां पर, तो क्या आपस में एक दूसरे से मुखातिब हुए या नहीं हुए? नहीं, रक्षा मंत्री लेवल पे तो था नहीं, मोर ऑन द फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे था, रायसी का मीट था रशिया, इंडिया, चाइना पे। तो इट वाज वो तो वांग वी और हमारे जयशंकर साहब और सर्गी लावरोव साहब के साथ का मीट था RSC में। तो उसमें तो इनके साथ में रक्षा मंत्री के साथ में कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई मीटिंग है नहीं। तो RSC की मीट प्राइमरली वो दीपक शरण जी बने रहें आप हमारे साथ, आपके जरिए भी जो जानकारियां हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, और क्या जानकारियां और क्या अपडेट मिल पाई हैं जो हिंदुस्तानी कंटिजेंट है उसके बारे में, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें भी आ गई हैं, वो विक्ट्री डे परेड में शामिल हैं, और कोई जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल समीर, देखिए भारतवर्ष पर हम लगातार दिखा रहे हैं कि मॉस्को में जो अभी भव्य विक्ट्री डे परेड का प्रदर्शन किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं इसमें एक दिलचस्प बात जोड़ना चाहूँगा कि आज जो ये जीत रूस को हासिल हुई है, या रूस जिस जीत को आज दुनिया के सामने दिखा रहा है, इसके लिए रूस ने 27 मिलियन लोगों का बलिदान दिया है, यानी 2,70,00,000 लोगों का बलिदान देने के बाद रूस को ये विजय हासिल हुई थी। तो कोई भी जीत, कोई भी आज़ादी यूं ही नहीं मिलती है, ये सबको समझना चाहिए। हम देशवासियों को भी हमेशा इस बात को एक संदेश के तौर पर लेना चाहिए। मसलन कि जिस तरह से भारत के वीर सैनिकों ने 15 जून को 20 सैनिकों ने शहादत दी, तब जाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा कर पाते हैं। तो ये शहादत और विजय का एक अनोखा रिश्ता है जो इस विक्ट्री डे परेड में एक बड़ा मैसेज है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो विदेशी मेहमान को जहां पर बैठने का स्थान दिया गया था, वहां आप देखें कि अग्रिम पंक्ति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं। चूंकि बहुत सारे मेहमानों को आना था, लेकिन कोविड की वजह से ये गेस्ट लिस्ट को बहुत ही छोटा किया गया था, और वहां पर जो मित्र राष्ट्र देश के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आमंत्रित है, वहीं रूस के मित्र के तौर पर चीन के भी रक्षा मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोविड को देखते हुए काफ़ी दूरी पर एक गेस्ट और दूसरे गेस्ट को बिठाया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल कोई आमना सामना हुआ होगा, या उसकी जानकारी भी हमें मिलेगी कि क्या रूस की राजधानी मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या चीन के रक्षा मंत्री के बीच में कोई आमना सामना होता है किसी भी तरह के अभिवादन या अभिनंदन
टाइप की कोई इंसिडेंट देखने को मिलती है कि नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि रक्षा मंत्री की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बात कह दी गई है कि कोई औपचारिक बातचीत नहीं होगी, लेकिन साथ ही साथ निश्चित तौर पर भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर पर जो बातचीत है वो लगातार जारी है, वो लगातार वो लोग आपस में संपर्क में हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अब कुछ ही पल का इंतजार है और उसके बाद मॉस्को की जमीन पर रेड स्क्वायर के सामने हम 75 सैनिकों का, भारतीय सैनिकों का वो दस्ता देखने वाले हैं। जब दुनिया देखेगी कि मॉस्को की जमीन पर किस तरह से भारत के वीर सैनिक मार्च पास्ट करेंगे और उस परेड में हिस्सा लेंगे और विक्ट्री डे परेड में दुनिया को बताएंगे कि चाहे विश्व युद्ध का मामला हो या आज की तारीख में हो, भारतीय सैनिकों ने हमेशा देश के लिए और दुनिया के लिए क्या बहादुरी दी है, बहादुरी का परिचय दिया है और किस तरह का बलिदान दिया है। उस गौरव गाथा को दिखाने के लिए कुछ ही पलों में अब भारतीय सैनिकों का दस्ता भी आपको क्रेमलिन बिल्कुल मनीष, आप सही कह रहे हैं। और जिस वक्त आप गौरव गाथा का जिक्र कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर रूस में विक्ट्री डे परेड में शामिल होने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। 75 सैनिकों का जो कंटिजेंट भेजा गया है इस विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए, उसकी अगुवाई कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर एलएसी पर भारत और चीन के बिगड़ते रिश्तों के बीच आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे का दौरा, एलएसी पर पहुंचे हुए हैं वो। और तीसरी तस्वीर में रूस में भारत का दम। ये 3 अहम तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। मनीष। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, और निश्चित तौर पर एक गौरवशाली क्षण है हमारे लिए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का जो हमारा परेड होता है वो तो दुनिया देखती ही है, जब भारत की सामरिक और जो सामरिक ताकत और जनतांत्रिक ताकत है वो दुनिया देखती है। लेकिन आज जब मॉस्को में रेड स्क्वायर पर इस समय विक्ट्री डे परेड हो रहा है और वीर भारतीय सैनिक का ये 75 सैनिकों का दस्ता जब वहां पर परेड में शामिल है और वो आगे बढ़ रहा है और मॉस्को की जमीन पर दुनिया को ललकारते हुए आगे बढ़ रहा है, तो वो एक गौरवशाली क्षण है जिसे अभी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। और चूंकि मॉस्को में होने वाली इस विक्ट्री परेड को दुनिया देख रही है, तो पूरी दुनिया भारतीय सैनिकों के इस वीरता और दमखम को अभी मॉस्को में परेड के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और जैसा कि हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अब रूस में भारत के सैनिकों का ये सम्मान यूं ही हासिल नहीं हुआ है, बल्कि आज जिस मौके पर 75वीं जयंती मनाई जा रही है, इसके लिए भारतीय सैनिकों ने बहुत बलिदान दिया है। भारतीय सैनिकों ने बेहद वीरता का परिचय दिया है और वो बहादुरी की मिसाल रूस में आज न सिर्फ मिलिट्री स्कूलों में बल्कि रूस के बच्चे बच्चे को बताई जाती है कि देखो कैसे भारत के सैनिक आए थे और उन्होंने रूस की आज़ादी के लिए, रूस की जीत के लिए अपनी बहादुरी का परिचय दिया, अपना बलिदान दिया और उसके लिए रूस ने अपने सर्वोच्च सैनिक सम्मान से भी भारत के 2 सैनिकों को नवाजा था। तो उसी गौरवशाली क्षण का परिचय दिखाते हुए हमारे भारतीय सैनिकों का दस्ता, और निश्चित तौर पर वो श्रद्धांजलि होगी आज उनकी बहादुरी के लिए जिनको ये सम्मान मिला था। हवलदार गजेंद्र सिंह और सूबेदार निकम को मैं आज जरूर याद करना चाहूंगा, बिल्कुल, जिन्होंने वो दिन दिखाया। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। तो हिंदुस्तान की शौर्य गाथा आज पूरी दुनिया देख रही है। 75 सैनिकों का ये कंटिजेंट इस वक्त विक्ट्री डे परेड का हिस्सा बनता हुआ और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का सीना चौड़ा कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद हैं। और गुरमीत सिंह साहब, एक बड़ी खास बात यहाँ नजर आ रही है। एक तरफ नाजी जर्मनी पर जो विजय हासिल की गई उसका 75वां साल है, 75वीं सालगिरह है, और हिंदुस्तान की तरफ से जो कंटिजेंट भेजा गया है उसमें भी 75 ही सैनिक हैं। के अंदर भी प्रेम ये होता है सिंबोलिज्म और इमोशनलिज्म। आपने देखा कि किस प्रकार हमारे भारत के जो सैनिक हैं वो इकट्ठे जुट के और मॉस्को के अंदर में आज जो उनका 75वां जो विक्ट्री डे है उसमें शामिल हुए हैं। और आपने देखा है कि किस प्रकार ये जो सिख लाई के जवान हैं, ना केवल ये सिर्फ अकेले चल रहे हैं लेकिन इनके साथ में नेवी, एयरफोर्स और संपूर्ण राष्ट्र की, हर भारतीय की जो भावना है उसको साथ लेके चल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सिख लाई रेजिमेंट है इसके आत्मा के अंदर में जय हिंद,
दिल के अंदर में देख देख फतेह। और आप देख सकते हैं इनकी जो पगड़ियां हैं उसके ऊपर में चक्रम और किरपान लगे हुए हैं। और इस रेजिमेंट ने हिस्ट्री के अंदर में 1 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र और 23 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र और 82 सेना मेडल जीते हैं। आज के जो भारत के स्थल सेना के मुख्य हैं चीफ साहब नरवाने साहब, वो भी इसी रेजिमेंट से आते हैं। जो कारगिल की लड़ाई के अंदर में चीफ साहब थे जनरल मलिक साहब, वो भी सिखलाई रेजिमेंट के हैं। और जो हमारे जनरल विक्रम साहब थे वो भी सिखलाई रेजिमेंट के हैं। तो इस रेजिमेंट का क्या योगदान रहा है राष्ट्र के लिए, और इस घड़ी में किस प्रकार ये रेजिमेंट, ये भारतीय सेना, नेवी, एयरफोर्स मिलकर हमारे भारत का और जो रूस का एक हिस्टोरिकल, एक मिलिट्री, एक हर एक व्यक्ति से व्यक्ति के साथ में जो भारत और रशिया के साथ के अंदर संबंध है उसको जाहिर कर रहे हैं। और इनकी छाती में अगर आप देखें तो इनकी छाती में वो गौरव है 1971 का, भारतीय सेना के एक बलिदान का। इनके अंदर वो आप देख सकते हैं 15 जून 2020 की वो रात, जिस रात को हमारे भारतीय सेना में के 20 जवान और उनके कमांडिंग ऑफिसर, उनके सीओ साहब ने हमारे राष्ट्र के लिए, हम सब के लिए, हर भारतीय के लिए बिल्कुल गुरमीत सिंह साहब। और जब आप ये सारी बातें बयां कर रहे हैं तो हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे थे। एक तरफ रूस में जो भारतीय सैनिक हैं वो परेड में शामिल हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें। दूसरी तरफ LAC पर आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे पहुंचे हुए हैं। कल उन्होंने उन वीर जवानों से मुलाकात की थी अस्पताल पहुंचकर जिन्होंने चीन की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। और एक तस्वीर में रूस में इसी विक्ट्री डे परेड का हिस्सा हैं राजनाथ सिंह, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अहम हाई लेवल मीटिंग उन्होंने की है। और पहले कैबिनेट मीटिंग हुई और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक अहम मीटिंग हुई है। तो लगातार भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर सरगर्मियां जोरों पर नजर आ रही हैं। और आज रूस से भी बहुत बड़ा मैसेज चीन को मिला है हिंदुस्तान की तरफ से। तो ये मॉस्को से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेड स्क्वायर पर कदमताल करते हुए सैनिक, और याद किया जा रहा है 75 साल पुराना वो शौर्य जिसकी बदौलत नाजी जर्मनी को हार मिली थी द्वितीय विश्व युद्ध में। उस विजय की, उस जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और हिंदुस्तान की तरफ से जिन सैनिकों को भेजा गया है उनकी संख्या भी 75 है। तो एक खास तरह का मैसेज, खास तरह का संदेश हिंदुस्तान की तरफ से भी देने की कोशिश की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के साथ हमारे जो संबंध हैं, रूस जिस तरह से हमारा पुराना दोस्त रहा है, उन संबंधों को डिफाइन करते हुए एक बात कही थी कि एक पुराना दोस्त जो है वो 2 नए दोस्तों से अच्छा होता है। एंड ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन 2 न्यू फ्रेंड्स, ये कहते हुए डिफाइन किया था हिंदुस्तान और रूस के संबंधों को प्रधानमंत्री मोदी ने। और भारत के लाइव पराक्रम की ये तस्वीरें, चीन की हार का सीधा प्रसारण इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मेजर जनरल AJB जैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैनी साहब, तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत और चीन के बीच जो इस वक्त तनाव सीमा पर चल रहा है उसमें रूस से हिंदुस्तान क्या उम्मीद कर सकता है? डायरेक्ट दखलंदाजी तो हम चाहते भी नहीं, ना हम कोई मीडिएटर चाहते हैं। भारत और चीन के बीच जो मसला है उसे हम खुद सुलझाएंगे। फिर भी रूस कर क्या सकता है हिंदुस्तान के? शामिल, देखिए मेरा नजरिया इसको देखने का थोड़ा अलग है लाइन से हट के। जी, पहली बात तो हम हस्तक्षेप किसी का न चाहते हैं और ना ही मंजूर करेंगे। हमने अमेरिका, जब उनके प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम हेल्प करते हैं, आपको समझौता करने में हमने मना कर दिया।
और अब जो रूस के जो मंत्री ने बोला, ये एक कॉन्फिडेंस में बोला कि चाइना और इंडिया जो है वो अपना मसला खुद ही हल कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि इंडिया की जो पावर है टू सेटल आवर ओन प्रॉब्लम्स विद चाइना, उसमें रशिया अपना मदद नहीं में हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं समझता है। लेकिन मुझको चीन पे शक होता है। आप देखें कि 6 तारीख को जो बात हुई, हटने की बात हुई, टेंशन को कम करने की बात हुई, डीएस्केलेशन की बात हुई, जो 1993, 1996, 2013 के प्रोटोकॉल्स हैं, काउंटर बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के, और जो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन के जो एग्रीमेंट्स हैं, उसका पूरे बदतमीजी से उल्लंघन करके उन्होंने 15 तारीख को वो ऐसी घृणात्मक वारदात करी चाइना ने। सही बात। चलिए वो हो, हम उन्होंने हमारे फीस मारे, हमें दुख है उस बात का, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमने भी उनके दर्जनों जो है वो मौत के घाट उतारे। लेकिन उसके बाद अब जब देखिए आप, कल रात तक, परसों तक जब बातचीत हुई है और डीएस्केलेशन की जो बातें हुई है, आज तक, इस मोमेंट तक, साबिर जिस मिनट में बात कर रहा हूं आपसे, अभी तक चाइना अपने फिंगर 4 के पीछे नहीं हटा है, बल्कि खबरें ये आ रही है कि उसने और ज्यादा ट्रूप्स अपने फिंगर 4 के पास में लिया है। फिंगर 4 और फिंगर 8 के और पूर्व की तरफ जाती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, और वहां से लेकर फिंगर 4 तक 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 8 किलोमीटर दुश्मन आके हमारे पास में बैठा हुआ है और हटने से इनकार कर रहा है। तो क्या ऐसे बदतमीज और ऐसे गिरे गए गुजरे दुश्मन का क्या हम विश्वास कर सकते हैं? कभी नहीं विश्वास कर सकते। इसलिए अब हमारी को रणनीति बदली करनी पड़ेगी, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द बनाना पड़ेगा। हम स्ट्राइक कोर की बात करते थे, कितने 2013 में स्ट्राइक कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर सैंक्शन हो गई थी और उसकी पहल भी हो गई थी, कमांड भी रेज हो गई, हेडक्वार्टर भी रेज हो गया, यूनिट भी चली गई, लेकिन क्या हुआ उसके बाद में? कोई पैसा नहीं मिला। वित्त मंत्री ने कोई पैसा नहीं दिया स्ट्राइक कोर के लिए। जो मैडम मंत्री आई, उन्होंने भी कोई पैसा नहीं दिया। आज के दिन हमारी स्ट्राइक कोर वही की वही है जहाँ 2013 में थी। और आज के दिन हमारी स्ट्राइक कोर होती, तभी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ देश को, आज के दिन अगर हमारी स्ट्राइक कोर खड़ी हुई होती और वो सिक्किम के प्लेटो के पास खड़ी हुई होती, चाइना बिल्कुल नहीं हरकत कर सकता था ये, क्योंकि उसको इस बात का एहसास होता कि अगर उसने घुसपैठ करी, हम जाकर चाइना का प्लेटो, टिबेटन प्लेटो के ऊपर में ऑफेंसिव एक्शन ले सकते थे। लेकिन आज हम उस लायक नहीं है, क्योंकि हमारी वो स्ट्राइक कोर खड़ी नहीं हुई। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, हमको चाइना का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। हिंदी चीनी भाई भाई का खत्म हो गया है। उसके बाद में चाइना ने 2013 में चट्टांग में 19 किलोमीटर आया, चुशूल में आया, डेमचौक में आया, उसके बाद में अपने सिक्किम के पास पे आके बैठा है। आज के दिन वो कोबरा हॉट स्प्रिंग में बैठा हुआ है, दरबार में बैठा हुआ है, सिग्नल एरिया में। अरे एक साल के अंदर में 600 इंट्रूजन किए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर में। ये कम होता है? 600 दुश्मन आपके घर में आके बैठ जाए, ये कम है? और फिर इसको हम बोलते हैं, मैं एक महत्व की बात बोलता हूँ, हम बोलते हैं परसेप्शनल डिफरेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अरे भाई, परसेप्शनल डिफरेंस क्यों बोलते हैं हम? मैं अपने प्लानर से पूछता हूँ, मैं अपने रक्षा मंत्री रक्षा विशेषज्ञ से पूछता हूँ, व्हाई वी कॉल दिस परसेप्शनल डिफरेंस? जब हम परसेप्शनल डिफरेंस की बात करेंगे, चाइना उसका फायदा उठाएगा कि भाई आपका ये परसेप्शन है, हमारा ये परसेप्शन है। आप बोलते हो फिंगर 8 तक, हम बोलते हैं फिंगर 2 तक। तो परसेप्शन के ऊपर में ये सूट करता है जो चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी है, स्लाइस करते जाओ, वहां आके बैठ जाओ, फिर 2 साल के बाद में फिर स्लाइसिंग करो, फिर आगे आके बैठ जाओ। आज के दिन तक साथ में आंकड़े बताते हैं 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का चाइना के पास में है। उसमें 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है अक्साई चीन का है, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर कक्षम एरिया का है, जो कि POK का हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। अगर ये भी हम निकाल दें दोनों, जो हालांकि हमको एक्साइज चीन अभी भी हमारा मानते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए अगर हम अलग रखते हैं, तो भी देखिए आप 30,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने 1962 के बाद में अपना स्लाइस कर करके काट के ले लिया है। ये कम बात नहीं है। तो हमको जो हमने सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है चीन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
और जानी साहब आप बने रहे हमारे साथ। 5 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ विक्ट्री डे परेड में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा रूस में भारत का दम, 75 सैनिकों का जो कंटिजेंट भेजा गया है उसने किस तरह से विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लिया, शामिल हुए, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं LAC पर भारत और चीन के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच इस वक्त आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे का दौरा हो रहा है। कल भी उन्होंने मुलाकात की देश के उन जांबाजों से जिन्होंने चीनी जवानों के दांत खट्टे कर दिए थे। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके बाद CCS की मीटिंग हुई यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच अहम मुलाकात हुई है। वहीं विक्ट्री परेड से लाइव तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दयाल साहब, अभी जिस बात का जिक्र जे बी जैनी साहब कर रहे थे, और दयाल साहब अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं हैं, गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और गुरमीत सिंह साहब, लॉ ट्रॉबे यूनिवर्सिटी की एशिया सुरक्षा रिपोर्ट जो है वो मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, और वो ये साफ करती है कि चीन अब तक दूसरे देशों की 41 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। यानी आप अंदाजा लगाइए, चीन की ये जो विस्तारवादी नीति है ड्रैगन की, ये इस कदर हावी हो चुकी है उस पर कि पिछले 6-7 दशकों में अपने साइज को लगभग दोगुना कर चुका है चीन। और यही काम, यही नीति आगे बढ़ाता हुआ LAC पर भी नजर आ रहा है इस वक्त। समीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो चाइना की नीति और नियत रही है टेरिटरी के ऊपर में, वो आपने बिल्कुल उसका वर्णन ठीक किया है। एक्चुअली तो अगर आप बहुत बारीक से देखें तो सिंजियांग, तिब्बत, मंचूरिया, मंगोलिया, इन सबको अगर आप मिलाएं तो एकदम साफ क्लियर हो जाता है। देखिए, ये जो 15 जून ने इतिहास बदला है, इसको आपको समझने की बहुत जरूरत है। सबसे पहला इतिहास तो ये बदला है कि पूरा दुनिया के सामने में भारतीय सेना की जो वीर गाथा है, जो कम्बैट एक्सपीरियंस है, जो माउंटेन वॉरफेयर का एक्सपीरियंस है, जो हाई एल्टीट्यूड का एक्सपीरियंस है, और जो एक साहस, शौर्य और बलिदान की एक अलग ही एक जो नजर और सभ्यता और संस्कृति का जो अंश है उसमें, वो अलग ही है। दूसरी बात ये है कि जो PLA है, इसका जो झूठ परेड, जो चाइना और PLA है उसका जो मीडिया वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर है, उसको पूर्ण रूप से पूरे विश्व के सामने में और पूरे भारत के सामने में तोड़ा है। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई है, सबसे बड़ी फैटेलिटीज हुई है 15 जून को, वो है ट्रस्ट। चीन ने एक तरफ तो 70 साल भारत और चीन के साथ जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, पंचशील का जो बात थी, वो 1 अप्रैल 2020 को खत्म किए थे। लेकिन 15 जून को उसने सारी संधि, सारे प्रोटोकॉल, सारे प्रैक्टिस, जितनी भी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस है, उनको एकदम उसका डिसऑनर किया है। देखिए, ये जो आपने बातें की है, ये इस क्षण की नहीं है, ये क्षण है हम देखें कि रशिया क्या कर रहा है, हम देखें कि भारत का जो एक सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, और जो 15 जून जो पुराना 1971 का जो हमारा इतिहास है मिलिट्री हिस्ट्री का, उसको देखकर हमारे भारतीय सैनिक को क्या सम्मान देता है, हमारे राष्ट्रपति जी को क्या, हमारे रक्षा मंत्री जी को क्या सम्मान देता है। आपने जो फोटोग्राफ दिखाई थी 5 एक ही टाइम के ऊपर में, मैं आपको दाद देता हूं, मैं आपका टेक्निकल टीम को बहुत बहुत शाबाशी देता हूं कि वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उस 5 फोटोग्राफ से कि जितने भी एलिमेंट ऑफ वॉर होते हैं, लड़ाई के जितने भी तत्व होते हैं,
सब तत्व लगे हुए हैं अपना अपना काम करने के लिए। प्रधानमंत्री जी, उनके सब मिनिस्टर लगे हुए हैं। और आपने देखा कि आज सीसीएस की मीटिंग हुई है, हमारे रक्षा मंत्री जी मॉस्को में पहुंचे हुए हैं। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी है, उन्होंने कल RIC के ये जो रशिया इंडिया चाइना के फोरम के ऊपर में बात की है। हमारे जवान अपने ग्राउंड में डटे हुए हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद आगे जाकर सरहद में खड़े हैं हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। देखिए, ये है लुत्फ इस क्षण का। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो चुनौतियां आपने गिनाई है थोड़ी सी, इसको पूरी चुनौतियों को खत्म करने की सक्षमता है हमारे में। ये जो LAC की प्रॉब्लम है, ये जो बॉर्डर की प्रॉब्लम है, ये जो एग्रीमेंट्स की प्रॉब्लम है, इन सबको सॉल्व किया जाएगा। उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बिल्कुल बता देना चाहता हूं, 15 जून 2020 के बाद में हमारे जवानों की बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, जो तोप खाने वाले हैं, आर्टिलरी रेजिमेंट और संपूर्ण जो भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी, देखो अभी आप देख रहे हैं परेड, उसमें दिखाई जा रही है विक्ट्री को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, हिस्ट्री को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो सोल्जर होते हैं ना, ये जो सैनिक होते हैं, ये जो मार्टियर शहीद होते हैं, ये जो वेटरन होते हैं, इसको किस प्रकार इज्जत दी जाती है। जो 14,000 वेटरन वहां बैठे हुए हैं आज के दिन में मॉस्को, तो ये बताता है कि राष्ट्र का मुद्दा क्या होना चाहिए। ये पूरे बिल्कुल। और गुरमीत सिंह साहब, इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं परेड की, वो बहुत अहम तस्वीरें हैं। तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियारों की नुमाइश तो की ही जा रही है रशिया की तरफ से, और साथ ही साथ हमने देखा कि शुरुआत जो की गई परेड की, हथियारों की प्रदर्शनी की जो शुरुआत की गई, परेड की शुरुआत की गई, उसको स्टार्ट किया गया द्वितीय विश्व युद्ध में जिस टैंक का इस्तेमाल किया गया था उससे। तो देखिए, मॉस्को से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ मनीष झा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मॉस्को से विक्ट्री डे परेड की लाइव तस्वीरें, और साथ ही साथ इस बीच अहम खबर ये कि भारत चीन के बीच तनाव घटाने और आगे की रणनीति के लिए दोनों देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं, राजनयिक लेवल की बातचीत भी आज हो सकती है। कमांडर लेवल की बातचीत और फिर विदेश मंत्रियों के बीच की बातचीत पहले ही हो चुकी है, और अब विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव और चीन के विदेश मंत्रालय के DG इसे लेकर आगे बैठक करेंगे। एक तरफ ये तस्वीरें हिंदुस्तान की आन बान और शान दिखती हुई रशिया में, रशिया के साथ हमारे संबंध और चीन के साथ संबंधों में आती तलखी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ जहां भारत और चीन के बीच तनाव को घटाने के लिए विदेश मंत्रियों के स्तर पर कल बातचीत हुई, इससे पहले कमांडर स्तर पर बातचीत हुई है। अब तय ये हुआ है कि दोनों देशों के जो WMCC है, यानी वर्किंग मैनेजमेंट ऑन कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन कमिटी ऑन बॉर्डर अफेयर्स, उसकी बैठक आज होने वाली है, ये प्रस्तावित है। और इसमें भारत की तरफ से ईस्ट एशिया डेस्क को देख रहे ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव होंगे, वहीं चीन के विदेश मंत्रालय में साउथ एशिया के प्रभारी DG रैंक के अधिकारी वो इस बैठक को करेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि WMCC की जो बैठक हुई है, क्योंकि इसका गठन 2012 में हुआ था बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, तो इससे पहले जो पिछले साल बैठक हुई थी वो जुलाई 2019 को बीजिंग में हुई थी, और उससे पहले सितंबर 2018 को चीन के ही चेंगडू शहर में हुई थी। और इस बैठक में ये तय किया जाता है कि हम आगे किस तरह से बढ़ें। तो कुल मिलाकर सीमा को लेकर, सीमा में हमारी टेरिटरी को लेकर जो बातें चल रही होती है, जिसको हमारे कमांडर स्तर के अधिकारी बातचीत के जरिए ग्राउंड लेवल पर वेरीफाई करते हैं, उसी को राजनयिक स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। और ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की जो 2 इनफॉर्मल समिट हुई थी, उसके दिशा निर्देशों के तहत बढ़ने का जो फैसला लिया गया था, उसी के तहत हो रहा है। हम इसमें साथ में यह भी जोड़ दें कि इससे पहले जो सीमा विवाद को लेकर एक और हमारा जो मैकेनिज्म है, SR लेवल की बातचीत, वो 21-22 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी, जब NSA अजीत डोभाल थे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आज के तारीख में ये तनाव है, तो उसे कैसे कम करना है, इसको लेकर अब आज दोनों देशों के राजनयिक स्तर की बातचीत होने वाली है। उससे काफी उम्मीद
समीर हम सब लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही है, लेकिन सीमा पर हालात जो हैं वो बेहद तनावपूर्ण नज़र आ रहे हैं। LAC पर हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कमांडर लेवल की बातचीत में जो बातें तय हुई थी उसको भी मानते हुए नज़र नहीं आ रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल AJB जैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैनी साहब, ऐसे में इस सिचुएशन का जो अभी LAC पर बनती हुई नज़र आ रही है, इसका हल क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए साबिर भाई, मैं ये बातचीत का सुन के ना मेरे कान पक गए हैं। ये उच्च स्तर की बातचीत और ये हाई समिट लेवल की बातचीत, अरे इस बातचीत में हुआ क्या? उसका फायदा क्या हुआ देश को? देश की अखंडता, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हमारी सॉवरेनिटी, हमारा जो हमारे देश की अखंडता है उसके ऊपर क्या असर हुआ? जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ में झूला झूल रहे थे और उसको ढोकला टेस्ट करा रहे थे, माफ करिएगा, उस दिन चाइना डेप्सांग वैली में 19 किलोमीटर, साबिर भाई 19 किलोमीटर आके बैठ गया। हमारे कैमरे तुड़वा दिए, हमारे बंकर तुड़वा दिए, हमारे सर्विलेंस डिवाइसेस तुड़वा दिए उसी दिन। तो क्या आप सोचते हैं कि चाइना आर्मी अपने आप ही वो सिपाही उठ के चल देते हैं? अरे ये सबसे ऊपर उच्च लेवल शी जिनपिंग को आपको पता नहीं है कि शी जिनपिंग को मालूम नहीं है कि आज क्या हो रहा है वहां पर गलवान में? क्या शी जिनपिंग को मालूम? ये सारे हुकुम पीकिंग से आते हैं, बीजिंग से आते हैं, क्योंकि कोई भी वहां पर लोअर लेवल पे बिना CPC के ऑर्डर के काम नहीं करता। तो ये बातचीत ठीक है। मैं ये नहीं कहता लड़ाई करो, मैं ये नहीं कहता कि चाइना के साथ युद्ध कर दो, एक बेवकूफ सिपाही होगा जो कहेगा कि युद्ध करो। लेकिन मैं ये इसके मामले में ये कहना चाहता हूं कि ठीक है आप बातचीत करते रहे, लेकिन आपकी लड़ने की क्षमता, आपकी स्ट्राइक को, आपकी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी मौजूदगी, आपका लठ गाड़ के वहां बैठना बहुत जरूरी है साबिर, क्योंकि चाइना से कोई भी आप एक सेकंड, एक मात्रा का भी विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे पीठ में एक बार नहीं 10 बार छुरा भोंका है। उन्होंने खिज्जमाने में छुरा भोंका, उन्होंने नवकचू में खिज्जा भोंका, उन्होंने डोकलम में छुरा भोंका, उन्होंने अब देखिए कितने छुरे खिंचे जाइए आप, कब तक हम लोग ये घाव छेते रहेंगे साबिर? बिल्कुल बिल्कुल जैनी साहब बने रहे आप हमारे साथ। गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, चलिए गुरमीत सिंह साहब से लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन AJB जैनी साहब, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट से जब हम बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि शी जिनपिंग को इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराना शायद जल्दबाजी होगी। जो कमांडर, चीनी कमांडर वहाँ पर मौजूद थे, जिसे फिलहाल छुट्टी पर भेज दिया गया है, जिसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है गलवान में हुई झड़प का, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। और हम अगर देखें, भारत और चीन दोनों ही देशों की तरफ से हाई लेवल पर ऐसे कोई बयान सामने बिल्कुल नहीं आए हैं जिससे तनाव और ज्यादा बढ़े। इन चीजों को कैसे देखते हैं आप फिर? जैनी साहब, आप मेरे से पूछ रहे हो साबिर, आप मेरे से पूछ रहे हो? जी जी जी, देखिए ये बातचीत का जो विषय मैं कह रहा था कि बातचीत तब महफूज मानी जाए जब उसका जमीन पे अमल हो। 6 तारीख को जो बातचीत हुई उसका कोई अमल नहीं हुआ। परसों रात जो कोर कमांडर की बातचीत हुई उसमें जमीन का कोई अमल नहीं हुआ। और अगर अमल करना है तो क्या ये मायने है कि हमारी फौजें भी पीछे हटेंगी? अरे क्यों हटेंगी? हम तो अपने LAC में बैठे हुए हैं। हमको चाइना को मंजूर करना चाहिए कि जो आपने घुसपैठ करी है, जो आप घुस के अंदर आए हो 8 किलोमीटर, आप पीछे जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहे। तो ये बातचीत का असल में अगर एक्चुअली देखें तो आप ग्राउंड के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है साबिर। ग्राउंड सिचुएशन वही की वही है। नहीं सर, ग्राउंड सिचुएशन में सर कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई, जैनी साहब मैं अगर गलत होऊंगा तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जो कमांडर लेवल की बातचीत हुई उसमें बात तो यही हुई, चीन बात तो इसी पर राजी हुआ कि वो पीछे जाएगा, यानी फिंगर 8 से फिंगर 4 तक जो वो आ चुका है और फिंगर 4 पर एक तरह से कब्जा जमा कर बैठने की मंशा के साथ वहां पर तंबू और खनातें गाड़ दी थी। उस स्थिति को वापस दोबारा 5 मई से पहले वाली स्थिति में लाना होगा।
तो उसमें तो फिर मसला यही है ना कि फिर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के जो इलाके हैं, 8 किलोमीटर का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जॉइंट पेट्रोलिंग हो, म्यूचुअल पेट्रोलिंग हो। पहले भी पेट्रोलिंग होती थी फिंगर 8 तक, लेकिन अब वो पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा है। वो कहता है फिंगर 4 तो छोड़ो, उसके पश्चिम में फिंगर 2 है, वो फिंगर 2 तक बनता है। हमारा फिंगर 3 और 4 के बीच में, फिंगर 4 के दामन में पश्चिम की तरफ हमारी आईटीबीपी की पोस्ट है। वो आज से नहीं है, 1962 से पोस्ट लगी हुई है। आज वो उसके भी पश्चिम जाकर फिंगर 2 तक मानता है। तो इसके बेतुकेपन का क्या इलाज है? इसके बेतुकेपन का इलाज, ठीक है, बात तो करते रहो, लेकिन उस बात को जब तक वो जमीन पे मंजूर नहीं करे। हमारे सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अभी कल रात ही खबर आई है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो फिंगर 4 और बीच के बीच में उसने और नफरी बढ़ा दी है, भारी गाड़ियां भी ले आया है, अब तंबू को छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर शेड बना रहा है। वही काम उसने डोकलम में किया था। डोकलम में जो वो आया, शुरू में टेम्परेरी स्ट्रक्चर के साथ में आया, डोकलम में हमने बोल दिया डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो गई, बातचीत हो गई, हो गया सबसे सब हमने कर दिया। लेकिन डोकलम में 73 दिन के बाद में जब फेस ऑफ खत्म हुआ, 2 महीने बाद की सैटेलाइट पिक्चर बताती है कि जो एरिया पश्चिम की तरफ डोकलम जो टुम्बी वैली के अंदर चाइना की तरफ, तिब्बत की तरफ जो था, जहाँ के टेम्परेरी उसके तंबू बम्बू थे, वहाँ उसने परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया। जो उसके गिनती बेचते थे वहाँ डोजर लाके खड़े कर दिए, जहाँ उसके 100 जवान थे वहाँ पूरी ब्रिगेड लाके बिठा दी। तो ये चाइना करता है। ये चाइना का साबिर हमको समझने का चीज है, उसका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और टैक्टिकल थिंकिंग हमको समझना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है चाइना का लॉन्ग टर्म जी। इस जनरेशन से सफल नहीं हुआ, अगला जनरेशन करेगा, अगली पुश करेगी, तीसरी। उसके लिए कैलेंडर और घड़ी कोई मतलब नहीं रखती चाइना के लिए। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लॉन्ग टर्म, और उस लॉन्ग टर्म में उसकी टैक्टिक्स है काटते जाओ, लेते जाओ, खींचते जाओ, खाते जाओ, अपना बनाते जाओ। तो ये हमको समझना पड़ेगा। हमको उसकी टैक्टिक्स काम नहीं करने देने का हमें करना है। हमें इस तरीके से एक्शन लेने हैं, और वो खाली मिलिट्री नहीं कर सकती साहब। मिलिट्री के पास इसका टोटल सोल्यूशन नहीं है। टोटल सोल्यूशन इसका डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड देन मिलिट्री। क्या यूं कहूंगा मैं, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड देन मिलिट्री। पॉलिटिकली आप पूरे दुनिया में उसको बहिष्कार करिए, आप उसके करतूतों को बताइए। पॉलिटिकली डाउन ग्रेड करिए अपना स्टेटस चाइना के साथ में। डिप्लोमेटिकली पूरे सारे मिशन में फैलाइए इस बात को, और बातें करते रहिए, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करिए, क्योंकि चाइना का जो स्ट्रेंथ है वो इकोनॉमिक। बिल्कुल जैसे बिल्कुल जैनी साहब बने रहे हमारे साथ, और बहुत अहम बातें आपने कही हैं, और निश्चित तौर पर चौतरफा तरीके से घेरना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा चीन का। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन इस वक्त मॉस्को से बहुत ही शानदार तस्वीरें आ रही हैं। जो रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं वो कैसे इस परेड में हिस्सा ले रहे हैं, अपना जौहर दिखा रहे हैं। ये आप देखिए इन तस्वीरों में रेड स्क्वायर के ऊपर का आसमान और रशियन हेलीकॉप्टर्स उसमें नजर आ रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ, 75वीं सालगिरह नाजी जर्मनी पर विजय की, उसे मनाया जा रहा है। हर साल ये विक्ट्री डे परेड होती है, लेकिन इस बार मौका बेहद खास है क्योंकि 75 साल पूरे हो गए हैं। 75वीं सालगिरह है, और ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान की सेना के तीनों अंगों की तरफ से 75 सैनिकों का ही कंटिजेंट भेजा गया है, जिसकी अगुवाई खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं, जो बतौर ख़ास मेहमान विक्ट्री परेड का हिस्सा हैं। तस्वीरें बेहद ख़ास, रेड स्क्वायर के ऊपर आसमान में फर्राटे भरते रशियन हेलीकॉप्टर्स नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा हिंदुस्तान के वीर जवानों ने, 75 वीर जवानों ने किस तरह से इस विक्ट्री डे परेड में शिरकत की। मॉस्को से ये लाइव तस्वीर। और मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये
बेहद शानदार तस्वीरें मॉस्को से लाइव तो हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, लेकिन भारत और चीन के खराब होते रिश्तों के बीच डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत, और अभी एजेबी जैनी साहब को आप सुन रहे होंगे किस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि चीन हर हाल में अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। एलएसी पर इस वक्त जो कुछ भी घट रहा है वो इस बात का पक्का सबूत है। ऐसे में डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत से भी कितनी उम्मीद की जाए, मसले का हल किस हद तक निकल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। जी हाँ, देखिए ये बात तो सही है कि जो हमारे जनरल साहब या दूसरे और वरिष्ठ सेना के अफसर बताते हैं कि चीन से किस तरह से हमें मुकाबला करना है, तो इनका अपना एक अनुभव है और इनका हमें सम्मान करना ही है और पूरा देश सम्मान करता ही है। लेकिन बात फिर वही है कि आप युद्ध अंतहीन समय तक नहीं लड़ सकते। हर मुल्क कि ये केवल मसला भारत और चीन का नहीं है। आज अगर रूस अपनी वीरता के लिए 75वीं सालगिरह मना रहा है तो उसके लिए भी बातचीत हुई थी। लड़ाई के बाद फिर बातचीत होती है, लड़ाई से पहले बातचीत होती है, लड़ाई के बाद बातचीत होती है, और कभी कभी लड़ाई चल रही होती है उस दौरान भी बातचीत होती है, क्योंकि आखिरकार युद्ध के बाद शांति तो लानी ही पड़ेगी, तभी तो हम सब सरवाइव करेंगे। और उसमें जो डिप्लोमेटिक बातचीत है उसका एक अहम योगदान है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि जब तक सीमाएं निर्धारित नहीं हो जाएगी, जब तक सीमा स्पष्ट नहीं हो जाएगी, तब तक ये चीजें चलती रहेगी। हालांकि कोई जरूरत नहीं है। कई बार आप देखिए मसलन भारत और नेपाल के बीच जो अभी क्राइसिस हुआ है, हमारा 98% सीमा निर्धारित हो चुकी है, लेकिन हम एक अच्छे मोड़ पर आज आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन भारत और चीन के संदर्भ में अगर देखें तो 3888 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा में एक बड़े हिस्से का निर्धारण नहीं हुआ है, और उसको आप लगातार लड़ाई करके नहीं कर सकते। उसके लिए आपको राजनीतिक स्तर पर बातचीत करनी होगी, विकास लेवल पर बातचीत करनी होगी, WMCC के जरिए बातचीत करनी होगी, और तब सीमाओं का निर्धारण होगा। और एक दिन उम्मीद कर सकते हैं कि भारत और चीन दोनों सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में एक दूसरे के पड़ोसी का सम्मान करते हुए रह सके, शांतिपूर्ण रह सके, और इसके लिए बातचीत जरूरी है। लेकिन हमें अपनी सुरक्षा तैयारियों को भी बनाए रखना होगा किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए, और 15 जून की रात को हमने वही किया। जी बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मॉस्को से, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस वक्त रेड स्क्वायर के ऊपर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। भारत चीन टक्कर के बीच रशिया से, मॉस्को से ये लाइव तस्वीरें, इंटरनेशनल कवरेज आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष की, और बहुत ही दिलचस्प, बहुत खास तस्वीरें मॉस्को से इस वक्त हमें नजर आ रही हैं। मॉस्को में ऐतिहासिक रेड स्क्वायर पर इस विजय परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों का 75 सैनिकों का दल शामिल हुआ। थोड़ी देर पहले उसकी भी हमने परेड देखी, और इस वक्त मॉस्को के आसमान में उड़ान भरते हुए शानदार रशियन जेट्स हमें नजर आ रहे हैं। रूस के न्योते पर ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परेड में विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि ये देखिए कितनी अद्भुत छटा इस वक्त नजर आ रही है मॉस्को के आसमान में। पहले ये जो परेड है जिसका लाइव टेलीकास्ट इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, ये परेड 9 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी ने ऐसा कहर बरपाया कि 9 मई को ये परेड हो नहीं पाई। हर साल 9 मई को ही नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ ने जो जीत हासिल की उसकी वर्षगांठ के तौर पर ये परेड होती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से इसे 24 जून को आयोजित किया जा रहा है। वैसे ये परेड 90 मिनट की होती है, और लगातार आप ये विक्ट्री डे परेड का खूबसूरत नज़ारा TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। मॉस्को से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता, और रिटायर्ड मेजर जनरल एजेबी जैनी भी हमारे साथ इस खास पेशकश का हिस्सा हैं। लेकिन मनीष, मैं आपके पास आऊँगा। तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस परेड के बारे में क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? मुझे लगता है 90 मिनट का ये पूरा समय हम जानते हैं कि परेड का होता है, विक्ट्री डे परेड का, अब खत्म होने वाला होगा, और उससे पहले आसमान में करतब दिखाते हमने फाइटर जेट्स देखे रशिया के। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जो विक्ट्री डे परेड चल रहा है वो अब अपने समापन समारोह
के दरमियान पहुंचते हुए, और उसके लिए अभी जिस भव्य तरीके से रूस के एयरफोर्स के हवाई जहाज इस समय आसमान पर उड़ रहे हैं, मॉस्को के आसमान में उड़ रहे हैं, वो देखने लायक है। और इस बात को वही समझ सकता है जो 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस परेड का साक्षी रहा हो। हम पूरे भारतवासी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब गणतंत्र दिवस परेड पर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ राजपथ पर हमारे बिल्कुल आपने सही कहा मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। एजेबी जैनी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो समापन की तरफ बढ़ रही है विक्ट्री डे परेड। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।